आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो पहला टॉपिक ही होगा हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। पहले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, पर यहाँ पर जो हमारा डिग्री होगी वो तो वन ही होगी, बट ऑर्डर जो होगा हमारा वो nth ऑर्डर हो सकता है। जैसे सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, तो ऑर्डर में भी n, बट डिग्री शुड बी वन। तो सच टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे डेफिनेशन भी मेंशन कर देता हूँ कि इफ द डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इफ द डिग्री of dependent variable, dependent variables and all derivative, and all derivatives is one, so such differential equations are said to be, such differential equations are said to be linear differential equation, said to be linear differential equation, जिनका डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी डिग्री अगर वन है, degree of dependent variables and all derivatives is 1, so then differential equation is said to be linear differential equation, otherwise non-linear। तो यही मेंशन कर देते हैं, otherwise non-linear differential equation, non-linear differential equations। तो अभी हम यहाँ पर जो सॉल्व करने जा रहे हैं वो केवल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को ही सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल कौन सी हैं और नॉन लीनियर कौन सी हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल के लिए जैसे हमने लिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 dy/dx प्लस 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए ये तो डेरिवेटिव्स हो गए, क्या हो गए, डेरिवेटिव्स, और ये क्या हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इन सभी की जो डिग्री है वो वन है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये कौन सी है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ऑफ ऑर्डर टू। तो हाईएस्ट जो ऑर्डर है डेरिवेटिव है उसका वो टू है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव टू है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, टू हो गया। अब जैसे सेकंड हम डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं और हायर ऑर्डर की, जैसे d4y है, d4y अपॉन डी एक्स रेज टू द पावर 4 प्लस 4 d3y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस 6 d² y अपॉन डी एक्स स्क्वेयर प्लस 7 dy/dx प्लस y इक्वल टू 2x। तो ये भी क्या है, हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके जो सारे डेरिवेटिव्स हैं उनकी भी डिग्री वन है। जैसे डिग्री क्या है, इसकी डिग्री वन है, इसकी डिग्री वन है, इसकी भी डिग्री वन है, इसकी भी डिग्री वन है, और डिपेंडेंट की डिग्री भी वन है। तो ये भी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट इसका जो ऑर्डर है वो ऑर्डर क्या है, इसका फोर है। तो फोर्थ ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब एक एग्जांपल लेते हैं नॉन लीनियर का। नॉन लीनियर में जैसे हमने एग्जांपल लिया तो d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस dy/dx प्लस y² इक्वल टू साइन एक्स। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लीनियर होगी या नॉन लीनियर होगी। अब देखिए डेरिवेटिव्स की तो डिग्री वन है, तो डेरिवेटिव्स की डिग्री वन है, बट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री टू है। जबकि हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि डिग्री ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो भी आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है उनकी डिग्री और ऑल डेरिवेटिव्स की क्या होनी चाहिए, वन होनी चाहिए। बट यहाँ पर जो डिग्री है जो डिपेंडेंट वेरिएबल की वो टू है, वो टू है, सो दैट्स वाई दिस इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और दूसरा, अगर अदर एग्जांपल हम लेते हैं कि d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy/dx रूट द पावर 2 इंटू वाई प्लस y² इक्वल टू ई रेज टू द पावर x।
तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ तो डेरिवेटिव की भी डिग्री 2 है और डिपेंडेंट वेरिएबल की भी डिग्री 2 है, तो दिस इज द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप समझ गए होंगे कि नॉन लीनियर कौन सी होती हैं और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कौन सी होती हैं। तो जिनकी डिग्री 1 होगी, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो, हम क्योंकि हम बात कर रहे हैं nth ऑर्डर तक की, पर डिग्री सबकी 1 होनी चाहिए। अब हमें जो सॉल्यूशन देना है, तो सॉल्यूशन में इसमें दो तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन आएंगी। एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट आएंगी, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट आएंगी। तो पहले हम सॉल्यूशन जो करने जा रहे हैं, सो स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो वो कर रहे हैं हम कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो जो डेरिवेटिव होंगे या डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, उनका जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये पहला टॉपिक होगा हमारा। अब कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए जैसे हम जनरल फॉर्म लिख देते हैं एक बार, कि द जर्नल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने जनरल फॉर्म ली डिफरेंशियल इक्वेशन की, चाहे सेकंड ऑर्डर हम अज्यूम करके चल रहे हैं। सेकंड ऑर्डर है हमारा d² y/dx² प्लस p dy/dx और प्लस qy=r। तो यहाँ पर जब कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो जो p q और r है, जो p और q है, वो बेसिकली क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। तो यहाँ पर जो p और q, ये क्योंकि ये कोफिशिएंट है किसके, p कोफिशिएंट है dy/dx का और q कोफिशिएंट है y का, तो ये दोनों तो कांस्टेंट होंगे यहाँ पे, क्योंकि हम कांस्टेंट कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ मेंशन कर देते हैं हम वेयर p एंड q, वेयर p एंड q आर कांस्टेंट। तो p और q तो कांस्टेंट्स हो गए, और r, r में भी कांस्टेंट हो सकता है और फंक्शन ऑफ x हो सकता है। r इज ए फंक्शन ऑफ x, आर, आर फ्री है, आर फंक्शन ऑफ एक्स हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो हमें बस बेसिकली जो फोकस करना है, यहाँ पे पी और क्यू दोनों कांस्टेंट हैं, कांस्टेंट होने ही चाहिए। नाउ अब सिंबलाइज करते हैं हम इसको, कि जब डेरिवेटिव, जब कांस्टेंट कोफिशिएंट हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जो डेरिवेटिव है, जैसे आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा nth डेरिवेटिव में, d/dx को हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। तो जो कैपिटल डी है, ये डी स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन, दिस स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन को ही स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन, तो ये डिफरेंशिएशन को ही फॉलो करते हैं, जैसे डेरिवेटिव को ही। अब जैसे dy/dx है, अब dy/dx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dy। और जैसे बहुत सारे ऑपरेटर में हमने जैसे y डैश से रिप्रेजेंट किया, या y1 से रिप्रेजेंट किया nth डेरिवेटिव में, और हम dy से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको। ओके, तो नाउ अब बट डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इसको डी वाई से ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब जैसे सेकंड डेरिवेटिव होगा d²y/dx², तो ये हमारा डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे इसको d²y से, मतलब जो d²/dx² है, वो सिंपली डिनोटेड एज d²। अब d स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन, हमने यहाँ ऊपर लिख दिया, d स्टैंड फॉर डिफरेंशिएशन। अब डी स्टैंड कर रहा है डिफरेंशिएशन के लिए, तो जब उसका 1/d करेंगे, पोजिट करेंगे, दैट मीन रेसिप्रोकल लेंगे, तो 1/d स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, 1/d स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन। तो 1/d जहां पर भी हम यूज कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होगा, तो वो आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसका। सिमिलरली 1/d², ये भी इंटीग्रेशन को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, स्टैंड फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन, और कितने टाइम इंटीग्रेशन करेगा, 2 टाइम, ट्वाइस, क्योंकि 1/d² आ रहा है, तो 2 बार इंटीग्रेट करना होगा हमें उसको। नाउ अब जो हमने जर्नल फॉर्म ली है, कि ऊपर ये जर्नल फॉर्म आपने लिखी है सेकंड ऑर्डर की, इसका ऑर्डर है हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे,
कि ये सेकंड ऑर्डर की जनरल फॉर्म है, सेकंड ऑर्डर। अब इसको हमें जब डी की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर वाई प्लस पी डी वाई और प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से y कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया डी स्क्वायर प्लस पी डी और प्लस क्यू और इंटू वाई इज इक्वल टू आर। तो ये हमारी फॉर्म आ गई डी की टर्म्स में। अब जब भी हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स को, जैसे आगे सॉल्यूशन देना होगा, तो हम इसको डी अपॉन डी एक्स को डी से रिप्रेजेंट करके देन वी प्रोवाइड द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराएंगे। अब सॉल्यूशन भी इसमें जब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो तरीके के सॉल्यूशंस होंगे। तो प्रॉब्लम का जब सॉल्यूशन की बात करते हैं कि सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। अब सॉल्यूशन जब देना है तो सॉल्यूशन इसका दो पार्ट में होगा, सॉल्यूशन दो पार्ट्स में होगा। तो जैसे हम इसका लिखते हैं कि कंप्लीट सॉल्यूशन हमें लिखना है, तो कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन को फर्स्ट हमारा पार्ट जो होगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट में बोलेंगे CF। और सेकंड पार्ट क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल, जैसे इसको हम बोलेंगे CF शॉर्ट में और इसको हम बोलेंगे PI। तो CF प्लस PI गिव्स अस द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि जब हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसको दो पार्ट्स हो गए, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, एक पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें कहाँ से ऑब्टेंड होगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हमें ऑब्टेंड होगा LHS पार्ट से, डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब LHS पार्ट और RHS पार्ट का मतलब क्या है कि ये जो पोर्शन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये होगा उसका LHS पार्ट, और ये जो पोर्शन होगा वो होगा उसका RHS पार्ट। जब LHS इन्वॉल्वमेंट में आ रही है और RHS को आप जीरो पुट कर रहे हैं तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा, और जब RHS का इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं और LHS भी इन्वॉल्व होगा तो फिर हम वहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए मेथड्स अलग आते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल और ऑब्टेन करने के लिए। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स, मेथड्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मेथड्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब CF निकालने के लिए हमारे पास कितने मेथड्स हैं और कौन कौन से मेथड से हम CF फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट, डिफरेंशियल इक्वेशन कोई भी हम ले लेते हैं। जैसे हमने डिफरेंशियल इक्वेशन वही जनरल फॉर्म ले ली, डी स्क्वायर प्लस PD प्लस क्यू इंटू वाई इज इक्वल टू आर। तो जब CF फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो CF फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, पुट करना है R इज इक्वल टू 0। मीन्स RHS आपको 0 से रिप्लेस कर देना है, RHS रिप्लेस बाई 0। तो RHS को रिप्लेस कर देंगे 0 से, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस पी डी, डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू, डी स्क्वायर प्लस पी डी और प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास होगी। मीन्स पहले इंटू वाई लगा दें, यहाँ पे वाई है और इक्वल टू 0। अब इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, CF फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करना है। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वी मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो सबसे पहले हम एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं।
और ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है, वी रिप्लेस और वी पुट या वी रिप्लेस डी, जो डी है उसको रिप्लेस कर देते हैं बाई एम से। ओके, तो डी को एम से रिप्लेस कर देंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या आएगी, इसमें ये आएगी डी रिप्लेस बाई एम, तो ये हो जाएगा एम स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा एम स्क्वेयर प्लस पी एम और प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आ गई। यहाँ से हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल वाई है उसे भी हटा देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन से। अब क्या करेंगे, इसके फाइंड करेंगे रूट्स। तो फाइंड रूट्स, रूट्स बोल दें या फैक्टर, इसकी करेंगे हम फैक्टर। अब आपको ये ध्यान रखना होगा, ये फैक्टराइजेशन मेथड जब चलते हैं तो जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही उतने उसके रूट्स होंगे। ओके, अब जैसे सेकंड ऑर्डर की है ये डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे। थर्ड ऑर्डर की होगी तो 3 रूट्स होंगे। फोर्थ ऑर्डर की होगी तो 4 रूट्स होंगे। nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो हैविंग n रूट्स। तो nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग n रूट्स, हम इसको जर्नल टर्म में भी लेके चल सकते थे इसको nth ऑर्डर के लिए, बट हम यहाँ से सेकंड ऑर्डर हमने लिया है तो कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ। ओके, तो जर्नल इक्वेशन की फॉर्म में भी हम जा सकते हैं क्योंकि उसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वो मैं आगे अभी डिस्कस कर लूंगा इसमें कि जनरल टर्म्स के लिए क्या फॉर्म होगी। तो जैसे अब हम बात करते हैं केस फर्स्ट की। केस फर्स्ट क्या होगा कि जब हम रूट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, रूट फाइंड आउट करने पे हमें लिख रहे हैं कि इफ रूट्स, जब रूट्स आपने फाइंड करे, रूट्स आर रियल, आपके रूट रियल आ रहे हैं, रियल आ रहे हैं और डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग आ रहे हैं। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स जैसे एक अल्फा 1 आ गया, एक अल्फा 2 आ गया, दो रूट्स आ गए और दोनों रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, द सी एफ विल बी रिटन एज वाई इज इक्वल टू C1 ई रेज टू द पावर अल्फा 1 एक्स प्लस C2 ई रेज टू द पावर अल्फा 2 एक्स। तो वो सी एफ इसका इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब आप कहेंगे ये सी एफ हमने इसी फॉर्म में क्यों लिखा है, कि इसका भी हम प्रूव कर सकते हैं कि ये हमारा सी एफ इस फॉर्म में कैसे आएगा, जो सॉल्यूशन हम दे रहे हैं वो सॉल्यूशन हमारा इस फॉर्म में कैसे ऑब्टेन हो रहा है। अब देखिए जैसे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई, ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी हुई है डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। जब हम इसका सॉल्यूशन देते हैं सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से हम वेरिएबल सेपरेट करें डी वाई अपॉन वाई और इक्वल टू डी एक्स। तो जब इंटीग्रेट किया इसको, तो इंटीग्रेट किया तो हमारे यहाँ पे क्या आ गया, लॉग वाई इक्वल टू एक्स प्लस, और हमने कांस्टेंट ले लिया लॉग सी। तो ये हो जाएगा लॉग वाई अपॉन सी, लॉग सी को लेफ्ट में ले आएंगे, दिस इक्वल टू एक्स। तो वाई अपॉन सी इक्वल टू ई रेज टू द पावर एक्स, तो वाई इक्वल टू सी ई रेज टू द पावर एक्स। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है आपको कि जैसे अगर एक ही रूट आएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जब फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो एक ही रूट होगा और एक ही कांस्टेंट यूज होगा। कांस्टेंट भी हमारे रूट्स के बेसिस पे ही चलेंगे, या दो रूट निकल के आ रहे हैं दो कांस्टेंट यूज होंगे, 3 रूट्स आ रहे हैं 3 कांस्टेंट यूज होंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन आया y इक्वल टू सी रेज टू द पावर। तो एक सॉल्यूशन हमने इस फॉर्म में लिख दिया क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी y का 1 ही था। यहाँ पर कोफिशिएंट हमारे जैसे p है और यहाँ q है, तो उसके बेसिस पे हमने अल्फा 1 और अल्फा 2 लिख दिया कि उसके रूट्स हमारे अल्फा 1 और अल्फा 2 की फॉर्म में आ रहे हैं। तो ये हमारा सी एफ हो गया सेकंड ऑर्डर के लिए। अब मैं यहीं पर मेंशन कर देता हूं जर्नल फॉर्म को। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर की है, डी एन प्लस डी एन माइनस वन प्लस डी एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो लास्ट टर्म जब कांस्टेंट होगा तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी nth ऑर्डर की, इसकी कांस्टेंट कोफिशिएंट भी ले लेते हैं हम यहाँ पे। तो दिस इज ए जी ए नॉट ए वन ए टू और प्लस ए एन इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो जो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एम रेज टू द पावर एन प्लस ए वन एम रेज टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए टू एम रेज टू द पावर एन माइनस टू प्लस एंड सो ऑन और प्लस ए एन इज इक्वल टू 0। तो इसके कितने रूट्स आएंगे,
एन रूट्स होंगे इसके। जब एन रूट्स होंगे, अब एन रूट्स में भी अब हम इसमें मान के चल रहे हैं कि ऑल रूट्स आर रियल। ऑल रूट्स आर रियल, उसके सारे रूट रियल आ रहे हैं और उसके रूट्स भी अलग अलग आ रहे हैं। रूट्स भी अलग अलग आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। जैसे कि अल्फा 1 आ गया, अल्फा 2 आ गया, अल्फा 3 आ गया। तो एन रूट्स हैं तो एन ही रूट अलग अलग आ गए। तो इसका सी एफ फिर कैसे लिखा जाएगा? तो इसका सी एफ लिखने के लिए एन कांस्टेंट यूज होंगे। C1 ई रेज टू द पावर अल्फा 1 एक्स, प्लस C2 ई रेज टू द पावर अल्फा 2 एक्स, प्लस C3 ई रेज टू द पावर अल्फा 3 एक्स, और प्लस एंड सो ऑन, ऐसे ही करते करते जो लास्ट टर्म आएगा Cn ई रेज टू द पावर अल्फा n x। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। मतलब अगर आर एच एस जीरो है तो यही सॉल्यूशन हो जाता है, सी एफ ही। तो यहाँ पर हमारा ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया nth ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। अगर थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो 3 उसके रूट्स आ जाएंगे, 4 ऑर्डर की है तो 4 रूट्स आ जाएंगे। तो वो हम कैलकुलेट कर लेंगे उसको। ठीक है, तो ये तो केस 1 हो गया। केस 1 में अब जैसे 3 रूट्स आ रहे हैं हमारे, अल्फा 1 आ गया, अल्फा 2 आ गया, अल्फा 3 आ गया। तो रूट्स हमारे अलग अलग आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन हमारा जब सी एफ लिखना है तो सी एफ उस केस में क्या बन जाएगा? C1 ई रेज टू द पावर अल्फा 1 एक्स, प्लस C2 ई रेज टू द पावर अल्फा 2 एक्स, और प्लस C3 ई रेज टू द पावर अल्फा 3 एक्स। तो ये 3 रूट्स कब आएंगे? जब थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, थर्ड ऑर्डर में। और रूट्स हमारे वही रियल और डिस्टिंक्ट लिए हैं हमने। यहाँ पर भी रियल लिए हैं और हमने क्या लिखा है? डिस्टिंक्ट लिया है। अब बात करते हैं हम सेकंड केस की। ये तो फर्स्ट केस में हो गया कि रूट्स हमारे रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं। अब वी कैन डिस्कस केस सेकंड। अब केस सेकंड में हम लिखते हैं कि जो रूट्स हैं हमारे, रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल भी आ रहे हैं और इक्वल भी आ रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ इक्वल आएंगे। इक्वल कहाँ आएंगे? जब डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में बन रही होगी तो वहाँ इक्वल रूट्स आएंगे। इसके क्या इक्वल टू जीरो होगी, जैसे इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो इस केस में ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी क्या बनेगी? m-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो जब m की वैल्यूज आएंगी 1,1, तो ये रूट्स हमारे रियल और इक्वल आ गए। तो अब हम ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जैसे कि हमारे रूट्स रियल और इक्वल आ रहे हैं, अल्फा 1 और अल्फा 1 सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है कोई, और उसके अल्फा 1 रूट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि रूट्स आर अल्फा 1। तो रूट्स आर अल्फा 1, तो जो सी एफ लिखा जाएगा इस केस में, तो सी एफ विल बी वाई इक्वल टू C1 प्लस C2 एक्स और ई रेज टू द पावर अल्फा 1 एक्स। ओके, तो C1 प्लस C2 एक्स ई रेज टू द पावर अल्फा 1 एक्स। तो ये भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर से प्रूव कर सकते हैं। अब जैसे 3 रूट्स हैं, अगर 3 रूट्स आर इक्वल हैं तो अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आर इक्वल। अगर 3 रूट इक्वल हैं तो जो सी एफ लिखना है उसका, तो क्या लिखा जाएगा? C1 प्लस C2 एक्स और प्लस C3 एक्स स्क्वायर और ई रेज टू द पावर अल्फा 1 एक्स। तो यहाँ पर भी अल्फा 1 होगा, अल्फा 1 और अल्फा 1 सारे रूट्स इक्वल हैं। तो अगर एन रूट्स इक्वल हैं तो ऐसे ही अप टू कहाँ तक चले जाएंगे हम? n-1। तो नाउ वी मूव टू द थर्ड केस। अब केस थर्ड क्या होगा कि सम रूट्स, जो कुछ रूट हमने निकाले, सम रूट्स आर रियल, रूट्स रूट्स आर रियल, ऐसे लिखते हैं, रूट्स आर रियल सम आर डिस्टिंक्ट, कुछ तो अलग हैं, एंड सम आर इक्वल। मतलब मिक्स हो गया केस 1 और केस 2। कुछ डिस्टिंक्ट रूट हैं और कुछ इक्वल रूट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, रूट आए हमारे अल्फा 1 आया, दूसरे रूट आ गए अल्फा 2 और अल्फा 2। मतलब कोई थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके 3 रूट आ गए, एक रूट डिस्टिंक्ट हो गया, 2 रूट इक्वल हो गए। तो उसका सी एफ कैसे लिखा जाएगा? तो उसका सी एफ लिखने के लिए तो y इज इक्वल टू जो डिस्टिंक्ट रूट है उसका डिस्टिंक्ट की तरह लिखा जाएगा,
C1 ए रेज टू द पावर अल्फा 1x हो गया। अब इक्वल वाले का इक्वल की तरह, अब जो कांस्टेंट है वो प्रोसीड करेंगे, तो C2 प्लस C3x और ई रेज टू द पावर अल्फा 2x। तो ये लिखा जाएगा सॉल्यूशन मिक्स रूट्स के लिए। रूट हमारे रियल हैं, और कुछ सम रूट्स आर रियल एंड सम आर इक्वल। नाउ अब थर्ड केस हम जाते हैं, मतलब फोर्थ केस बेसिकली फॉर इमेजिनरी रूट्स और कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए। तो फोर्थ केस फोर्थ, रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट्स मीन्स अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। जो कॉम्प्लेक्स रूट होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं, मतलब किसी भी इक्वेशन का एक अल्फा प्लस आई बीटा रूट है, तो देन अल्फा माइनस आई बीटा बी ऑल्सो द रूट, तो बी ऑल्सो द रूट, उसका रूट भी होगा। तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे प्लस माइनस आई बीटा लिखा है। मतलब एक रूट अगर उसका ये आ गया है तो दूसरा रूट ऑटोमेटिकली उसका बनेगा ही बनेगा। तो इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए या इरेशनल रूट्स हो गए। इरेशनल रूट्स भी हमारे पेयर में ही अकर होते हैं। तो पेयर में अकर होते हैं, तो जब सीएफ लिखना है, हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना है कॉम्प्लेक्स रूट्स का, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री रूट्स का सीएफ लिखा जाएगा, तो ये दिस कैन बी रिटन एज y इक्वल टू ई रेज टू द पावर अल्फा एक्स, जो रियल पार्ट है इसका, ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटू C1 कॉस बीटा एक्स और प्लस C2 साइन बीटा एक्स। तो ये इसका सीएफ हो गया इमेजिनरी रूट्स का। तो आपको समझ आए होंगे कि हम किस तरीके से रूट्स निकाल रहे हैं। तो एक दो क्वेश्चन हम इसके साथ ही ले लेते हैं और उसके आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें, डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 15 y इज इक्वल टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। अब सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन करने के लिए अब हम इसको एक बार और लिख देते हैं कि गिवन दैट, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 8 डी वाई बाई डी एक्स और प्लस 15 y इज इक्वल टू 0। नाउ अब हमें सबसे पहले स्टेप क्या करना है, पुट करना है डी अपॉन डी एक्स को कैपिटल डी से। तो ये फर्स्ट क्या बन जाएगी हमारी, डी स्क्वायर वाई माइनस 8 इंटू डी वाई और प्लस 15 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो इसको हम क्या लिख देंगे, डी स्क्वायर माइनस 8 डी और प्लस 15 और इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी इस फॉर्म में लिख दी हमने। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, वी मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो वी मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इसके बाद हम ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन में हम क्या करते हैं, डी को रिप्लेस करते हैं एम से। तो डी रिप्लेस करेंगे एम से, तो ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 8m और प्लस 15 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा फिर यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर है, तो अब इसके फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करेंगे तो फैक्टर क्या होंगे, 15 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 5 3 या 15, 5 3 या 15, और 5 3 क्या होता है, 8 होता है। और यहाँ कोफिशिएंट तो 1 है ही एम स्क्वायर का। तो सीधे सीधे फैक्टर्स के हम लिख देंगे। तो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, एम स्क्वायर माइनस 5m माइनस 3m और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों एक साथ ले लेते हैं, तो m यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, m-5। और इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस का 3 कॉमन ले लेंगे, तो m-5 इज इक्वल टू 0।
तो m-3 एक फैक्टर आ जाएगा और m-5 दूसरा फैक्टर आ जाएगा। तो जो m की वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, 3,5। तो दो रूट आ गए। अब ये रूट देखो, रूट्स कैसे हमारे, रूट्स आर रियल, रूट्स रियल हैं और अलग अलग आ रहे हैं, एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट बोल दो या डिफरेंट बोल दो। तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं तो सीएफ कैसे लिखा जाता है इसका, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब इसका तो देखिए आरएचएस पार्ट भी जीरो है, डिफरेंशियल इक्वेशन का जब आरएचएस पार्ट ही जीरो है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सीएफ ही सॉल्यूशन हो जाता है। तो सीएफ ही सॉल्यूशन होगा। तो सीएफ वाई इज इक्वल टू C1 ई रेज टू द पावर 3x, अल्फा वन हमारा ये 3 हो गया और अल्फा टू हो गया 5, और प्लस C2 ई रेज टू द पावर 5x। तो CF ही जब उसका सॉल्यूशन होगा, तो RHS इज जीरो, अगर राइट हैंड साइड जीरो है तो CF इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो CF इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो CF ही उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाता है। तो एक तो क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं कोई। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, जैसे सॉल्व d² y/dx² -6 dy/dx प्लस 9y इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन हमें करना है तो मैं यहाँ डायरेक्ट कर दूं। इसको हमने लिख दिया d² y -6 dy और प्लस 9y इक्वल टू 0। तो दिस कैन बी रिटन एज d² - 6d प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो वी मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई इसको, तो डी को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं एम से। तो d² माइनस, सॉरी m² माइनस 6m और प्लस 9 इक्वल टू 0। तो ये इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये ऑब्वियसली सीधा सीधा होल स्क्वायर बन रहा है, किसका, m-3 का। तो m-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m की जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, 3,3। तो रूट्स जो हमारे क्या हो गए, रूट्स आर रियल और क्या हो गए, इक्वल। रियल आ रहे हैं और इक्वल आ रहे हैं। तो इसका सीएफ हमें पता है ये कैसे लिखा जाता है। तो इसका सीएफ रूट्स आर रियल एंड इक्वल का, ये रूट्स आर हमारे रियल और इक्वल हैं इस तरीके से। तो सीएफ लिखा जाएगा C1 + C2x और e⁻² तो सीएफ, और इसका भी आरएचएस पार्ट जीरो है तो सीएफ ही सॉल्यूशन होगा। तो सीएफ क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू C1 + C2x। जितने रूट्स उतने ही कांस्टेंट यूज करते हैं, और e⁻⁴x तो 3x। तो ये ही सॉल्यूशन हो गया उसका। आरएचएस जीरो है तो सीएफ ही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया सेकंड केस सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दे रखी है। सॉल्व d² y/dx² और प्लस 4 dy/dx प्लस 5y इक्वल टू 0, 5y इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो वही हम इसको लिख देंगे d² y और प्लस 4y, 4dy और प्लस 5y इक्वल टू 0। तो दिस कैन बी रिटन एज d² प्लस 4d, d² प्लस 4d और प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 0। अब मेक ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो वी रिप्लेस d/m, तो दिस कैन बी m² प्लस 4m और प्लस 5 इक्वल टू 0। तो m² प्लस 4m प्लस 5 इक्वल टू, तो इसके रियल रूट तो आएंगे नहीं। तो रियल रूट नहीं आएंगे तो कौन सा मेथड लगाएंगे, श्रीधराचार्य मेथड यूज कर देंगे। तो श्रीधराचार्य मेथड लगाने के लिए तो m इक्वल टू -b। तो धराचार्य मेथड क्या होता है हमारा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो x की जब वैल्यू निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। तो वही यहाँ पर हमें यूज करना है। तो जैसे हमारा a तो 1 हो गया, b 4 हो गया, c 5 हो गया, तो -b। तो b तो हमारा 4 है, बट माइनस साइन होता है फॉर्मूले में, तो -4 और प्लस माइनस √b², मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो गया, -4a। तो हमारा यहाँ 1 है कोफिशियंट, a 1 है और c, तो फिर कितना हो जाएगा, -20।
अपॉन 2a, तो a तो 1 है, 2, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 4 प्लस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, अपॉन 2 आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -4 और प्लस माइनस, तो आई स्क्वायर, आपको पता है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4i² लिख सकते हैं, अपॉन 2। तो जब स्क्वायर रूट लेंगे इसका तो ये क्या बन जाएगा, -4 प्लस माइनस ये हो जाएगा 2i अपॉन 2। अब जब 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस माइनस आई, तो ये रूट्स आ जाएंगे इसके, m की जो वैल्यू आ जाएंगी, क्योंकि इमेजिनरी रूट ऑलवेज अकर इन पेयर, तो ये m के रूट्स आ गए -2 प्लस माइनस आई। तो जब इसका CF लिखेंगे हम, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा, तो वो क्या लिखा जाएगा, y = e⁻⁴ तो ये अल्फा हो गया, और प्लस माइनस आयोटा बीटा, और बीटा हमारा क्या है, यहाँ पे 1 है, और e⁻⁴ मीन्स -2x, और C1 cos बीटा एक्स, तो बीटा तो 1 है, और प्लस C2 sin बीटा एक्स, तो ये 1 है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो y = e⁻⁻2x, C1 cos x और प्लस C2 sin x, so this is the solution, this is the solution of required given differential equation, required solution of the given differential equation। तो हमने तीनों केसेस डिस्कस कर लिए यहाँ पर। अब मिक्स केस तो हम इजीली सॉल्व कर ही सकते हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करना है बस हमें कौन सा केस यूज करना है, वो भी किसके बेसिस पे, रूट्स के बेसिस पे। तो समझ आया होगा आपको। मोर प्रॉब्लम्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास।